नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इससे पहले हम लोग बीएसटी का जो सेट 1 है उसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। सेट 1 के जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सभी प्रश्नों का हम लोग उसका हल कर चुके हैं। तो आज हम लोग ईटीपी का सेट 1 करने वाले हैं। इसके जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न उनको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर ईटीपी का भी सेट्स करवाइए। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में ईटीपी का सेट 1 देखने वाले हैं, जो सेकंड टर्म का मॉडल पेपर आप लोगों को जारी किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो देखिए ईटीपी को एक बार हम जनरल इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं उसको देख लेते हैं कि इसमें भी कुल प्रश्न आपको 19 मिलेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से 7 जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। इनमें प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 8 से 14 जो है और लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और अधिकतम 50 शब्दों में अंक देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 15 से 19 जो होंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। इनमें से भी आपको किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं और अधिकतम 100 शब्द में इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए इसमें 5 अंक निर्धारित किया गया है। तो एक बार चलिए हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीधे अपने आंसर्स पे चलेंगे। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो दिए गए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर वाले हैं। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 आपको इनमें से करने हैं, किसी भी 7 में से 5 करने हैं। और जो लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न जो है वो 5 प्रश्न आपको करने हैं। वो 3 अंक या 1 प्रश्न में मतलब आपको 3 अंक मिलने वाला है। तो इनमें से किसी भी 5 प्रश्नों को आपको करना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग अपने एग्जाम में इन प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग ईटीपी के सेट 1 के जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, मान्य अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है उनके आंसर्स में आ गए हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आप लोगों का कि संसाधन का क्या अर्थ है। ठीक है, तो संसाधन का क्या अर्थ है? तो संसाधन से आशय उस माध्यम से है जो व्यक्ति के कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक होता है। मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जो हमारे मतलब किसी काम को करने में हमारी सहायता करता है या फिर उसकी ज़रूरत होती है, हम लोगों को क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और संसाधन कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वित्त की परिभाषा दीजिए। वित्त यानी फाइनेंस किसको बोलते हैं? तो देखिए वित्त व्यवसाय का रक्त है। जिस तरह मानव शरीर की विभिन्न नाड़ियों में रक्त प्रभावित होकर शारीरिक अंगों को क्रियाशील बनाता है, उसी प्रकार व्यवसायिक क्रियाओं में वित्त विद्यमान रहकर वाणिज्यिक गतिविधियों को गतिशीलता प्रदान करता है। तो वित्त का परिभाषा एक दिया गया है। तो परिभाषा इस प्रकार देखिए, परिभाषा हम लोग किसी भी एक फिक्स राइटर की परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको किसी का याद ना हो तो आप एक जनरल परिभाषा जो दी गई रहती है बुक में उससे भी आप लिख सकते हो, चाहे किसी भी टॉपिक का क्यों ना हो। ठीक है, तो वित्त की एक परिभाषा दी गई थी बुक से, मैंने इसे लिया है। तो वित्त व्यवसाय का क्या है? जीवन रक्त है। जिस प्रकार हमारे शरीर में अगर रक्त नहीं रहेगा तो हम लोग जो हमारे शरीर के अंग है वो क्रियाशील नहीं रहेंगे, मतलब काम नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार जो व्यवसाय है, व्यवसाय में रक्त के रूप में क्या रहता है? वित्त रहता है, यानी फाइनेंस रहता है। ठीक है, तो वित्त को क्या बोला गया है? व्यवसाय का जीवन रक्त बोला गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि विक्रय संवर्धन की परिभाषा दें। विक्रय संवर्धन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपका बीएसटी में भी है और ईटीपी में भी, दोनों सब्जेक्ट में है। देखिए बीएसटी और ईटीपी का जो टर्म 2 है ना, काफ़ी हद तक मतलब मैच करेगा आपको जो क्वेश्चन रहेंगे। आप जो बीएसटी में पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम वही टॉपिक आपको ईटीपी में भी पढ़ना है। तो जिनका ईटीपी है तो उनका मतलब एक सब्जेक्ट करेंगे तो दूसरा सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत कवर हो ही जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत का लगभग 40% से अबव आपका कवर हो ही जाएगा। देखिए तो हम लोग का प्रश्न है कि विक्रय संवर्धन की परिभाषा दें। तो विक्रय संवर्धन से आशय उन सभी क्रियाओं से है जो विक्रय में वृद्धि करने के उद्देश्य से की जाती है। तो आप यहीं तक में आंसर को अपने ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा लिखना है नहीं। मैंने आपको समझाने के लिए आगे उदाहरण वगैरह भी दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे कि विक्रय संवर्धन से आशय उन सभी क्रियाओं से है जो विक्रय में वृद्धि करने के उद्देश्य से की जाती है, जैसे कि निःशुल्क नमूना बांटना, मूल्यों में कमी करना, उत्पादों में कुछ नवीनता लाना, ठीक है, प्रदर्शनियाँ करना और प्रतियोगिता आदि। तो ये सब क्या है? विक्रय संवर्धन के तरीके हैं। और इसमें जो है विक्रय संवर्धन में विज्ञापन को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है,
तो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि विक्रय संवर्धन क्या है, तो विक्रय संवर्धन साहस्य उन सभी क्रियाओं से है जो विक्रय में वृद्धि करने के उद्देश्य से की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उद्यमितीय अनुशासन क्या है। ठीक है, उद्यमितीय अनुशासन देखिए, उद्यमितीय अनुशासन से आशय एक उद्यमी द्वारा व्यवसाय या समाज के नैतिक मूल्यों का पालन करना तथा व्यावसायिक नैतिकता के दायरे में अपने आप को रखना क्या कहलाता है, उद्यमितीय अनुशासन कहलाता है। मतलब एक व्यवसाय का जो सामाजिक उद्देश्य है, जो व्यवसाय का जो नैतिकता है, उसी के दायरे में रहकर अपना उत्पादन करना, व्यवसायिक कार्य करना क्या कहलाता है, उद्यमितीय अनुशासन कहलाता है। मतलब हमें क्या करना है, किसी प्रकार की जमाखोरी नहीं करना है, मिलावट नहीं करना है, गलत सामान नहीं देना है। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, हम लोगों का उद्यमितीय अनुशासन में आ जाएगा। मतलब उद्यमितीय अनुशासन से आशय क्या, जो व्यवसाय के नीतियों का, नैतिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का पालन करना और उसके दायरे में रहना। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी क्या है। ठीक है, प्रौद्योगिकी क्या है, तो प्रौद्योगिकी से आशय संगठन द्वारा अपने साधन आगमों की उत्पत्ति में बदलने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चातुर्य यंत्र एवं पद्धतियों से हैं। तो प्रौद्योगिकी यानी तकनीक क्या है, तो प्रौद्योगिकी जो है वो संगठन के जो साधन है उनको उत्पत्ति में बदलने के लिए जिस हम लोग तकनीक का प्रयोग करते हैं, चातुर्य का प्रयोग करते हैं, यंत्र का प्रयोग करते हैं, पद्धति का प्रयोग करते हैं, वही क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी वह तरीका है, पद्धति है जो हम लोग अपने उत्पादन में लगाते हैं, जिसके द्वारा हम लोग उत्पादन करते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि प्रबंध को एक सामूहिक क्रिया क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है क्योंकि प्रबंध का प्रयोग समूह के प्रयत्नों के संदर्भ में ही किया जाता है। कारण एक व्यक्ति की अपेक्षा एक संस्था के लक्ष्यों को समूह के द्वारा आसानी से तथा प्रभावपूर्ण तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रबंध को एक सामूहिक क्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक संस्था में अगर हम लोग देखें तो कोई एक व्यक्ति द्वारा संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पूरा एक समूह का सहायता लेना पड़ता है और एक समूह मिलकर ही जो संस्था है उसके लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और उस समूह में ही हमें प्रबंध की आवश्यकता होती है। तो प्रबंध क्या है, एक सामूहिक क्रिया है, जहाँ समूह होता है प्रबंध की आवश्यकता होती है। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है कि ऋण पत्र क्या है। ठीक है, डिबेंचर किसे कहते हैं, तो ऋण पत्र कंपनी या संस्था द्वारा स्वीकृत एक ऐसा पत्र होता है जिनसे संस्था ऋण पूंजी प्राप्त करती है और उनको ब्याज का भुगतान करती है। ठीक है, तो ऋण पत्र या डिबेंचर क्या है, तो डिबेंचर एक ऐसा स्वीकृत पत्र होता है जिसके द्वारा संस्था को क्या मिलता है, ऋण मिलता है और इस ऋण पर उसको क्या चुकाना पड़ता है, ब्याज चुकाना पड़ता है एक फिक्स दर से। ठीक है, तो ये ऋण पत्र है। तो अब हम लोग आगे चलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उनके आंसर देखेंगे। देखिए 3 अंक के जो प्रश्न रहेंगे। तो पहला प्रश्न है कि संसाधनों की गतिशीलता का क्या तात्पर्य है। ठीक है, देखिए संसाधनों की गतिशीलता, तो संसाधनों की गतिशीलता से आशय उद्यमी द्वारा संस्था के लिए आवश्यक साधनों को एकत्रित करने से है। तो संसाधनों की गतिशीलता मतलब क्या होता है, उद्यमी के द्वारा संस्था के लिए जो आवश्यक संसाधन है उनको एकत्रित करना, उनको जुटाना। ठीक है, उद्यमी की सफलता इस बात में निहित होती है कि वह किस कुशलता से अपने लिए आवश्यक साधनों को जुटाकर उनका समुचित प्रयोग कर पाता है। साधनों को गतिशील बनाने के साथ साथ उद्यमी को यह भी देखना है कि यह गति अनुकूल दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, तो जो उद्यमी होता है वो क्या करता है, संस्था की आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों को जुटाता है और संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के अनुदेश ही वो उन संसाधनों का प्रयोग करता है। ठीक है, और जो संसाधन है उनको गतिशील बनाने के साथ साथ उद्यमी को यह भी देखना है जो संसाधन है वो जो लक्ष्य है, संसाधन का जो गति है वो लक्ष्य के अनुकूल दिशा में ही हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अवसर लागत और संयुक्त लागत क्या है। देखिए अवसर लागत और संयुक्त लागत, देखिए अवसर लागत क्या है, तो व्यवसाय की किसी संपत्ति का प्रयोग यदि अन्यत्र किया गया होता है तो इससे जो प्राप्ति होती है वही उस संपत्ति की अवसर लागत कहलाती है। जैसे मशीन का प्रयोग स्वयं नहीं करके इसे भाड़े पर देना। ठीक है, तो अवसर लागत मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग किसी मशीन या संयंत्र का स्वयं उपयोग ना करके उससे किसी और जगह लगा दें तो उससे हम लोग को जो इनकम आता है, जो आउटपुट आता है वो क्या कहलाती है, हम लोग का अवसर लागत कहलाती है। ठीक है, अगला है संयुक्त लागत यानी जॉइंट को। देखिए संयुक्त लागत क्या है, जब एक ही साथ 2 या 2 से अधिक उत्पाद तैयार होते हैं
तो कुछ लागतें जो होती है वो सभी उत्पाद के लिए सामान्य होती है, सामान्य संयुक्त लागत कहलाती है। ठीक है, अगर हम एक साथ एक से ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन करते हैं तो कुछ ऐसी लागतें होती है जो दोनों के लिए सामान्य होती है, तो उन लागतों को क्या कहते हैं हम लोग, सामान्य लागत या संयुक्त लागत कहते हैं, जॉइंट कॉस्ट कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रबंध से क्या आशय है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है। तो परंपरागत परिभाषा के अनुसार दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति को क्या कहा जाता था, प्रबंध कहा जाता था। किंतु आधुनिक परिभाषा के अनुसार प्रबंध केवल अन्य लोगों से कार्य कराने तक ही सीमित नहीं है, अपितु उपक्रम में कार्यरत लोगों के साथ मिलकर कार्य करने एवं कराने की कला है। ठीक है, तो जो परंपरागत परिभाषा थी उसके अनुसार प्रबंध किसे कहा जाता था, अन्य लोगों से काम कराना। लेकिन आधुनिक विचारधारा कहती है कि केवल अन्य लोगों से काम कराना ही प्रबंध नहीं है, अपितु उनके साथ मिलकर कार्य करना भी प्रबंध कहलाता है। देखिए हेनरी फेयल ने प्रबंध की परिभाषा दी है कि प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना है। तो प्रबंध के जितने भी कार्य उनको इस परिभाषा में शामिल किया गया है। तो हेनरी फेयल कहते हैं कि प्रबंध क्या है, तो प्रबंध पूर्वानुमान लगा, संगठन करना है, निर्देश देना है, समन्वय करना है और नियंत्रण करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए विपणन मिश्रण के तत्वों को बताएं। ठीक है, विपणन मिश्रण देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीएसटी के लिए भी और ईटीपी के लिए भी। विपणन मिश्रण ऐसे समस्त निर्णय जो कि विक्रय को प्रेरित या प्रोत्साहित करते हैं विपणन मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, विपणन मिश्रण के 4 तत्व क्या क्या है। देखिए पहला है उत्पाद मिश्रण यानी प्रोडक्ट मिक्स। तो उत्पाद के रंग, रूप, आकार, डिजाइन, लेबलिंग तथा ब्रांड आदि से संबंधित जितने भी निर्णय आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, उत्पाद मिश्रण के आते हैं, प्रोडक्ट मिक्स के अंतर्गत ही आते हैं। तो उत्पाद मिश्रण मतलब क्या होता है कि उत्पाद से संबंधित बहुत सारे निर्णय लेना। ठीक है, अगला है मूल्य मिश्रण यानी प्राइस मिक्स। तो मूल्य मिश्रण से आशय उन सभी निर्णयों से है जो किसी उत्पाद अथवा सेवा के मूल्य से संबंध में लिए जाते हैं। तो किसी उत्पाद या सेवा के मूल्य से संबंधित जो निर्णय आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, मूल्य मिश्रण के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, अगला हम लोगों का स्थान मिश्रण यानी प्लेस मिक्स। देखिए स्थान मिश्रण से आशय उन सभी क्रियाओं से है जो वस्तुओं अथवा सेवाओं को उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए संपन्न की जाती है। तो जब सामान बनता है वो उत्पादक के पास से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने का जो कार्य आता है, मतलब वितरण का जो कार्य आता है वो किसके अंतर्गत आता है, स्थान मिश्रण के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है, अगला जो तत्व है वो क्या है, संवर्धन मिश्रण यानी प्रमोशन मिक्स। तो संवर्धन मिश्रण से आशय उन सभी क्रियाओं से है जो विक्रय में वृद्धि करने के उद्देश्य से की जाती है। तो इससे पहले भी हम लोग संवर्धन के बारे में जो प्रश्न है वो देख चुके हैं। तो संवर्धन मिश्रण क्या है, तो संवर्धन मिश्रण मतलब विक्रय में वृद्धि करने के उद्देश्य से जो कार्य किए जाते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं वो संवर्धन मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि उत्पाद के पैकिंग का क्या उद्देश्य है। तो उत्पाद में पैकेजिंग क्यों किया जाता है, तो उसके उद्देश्य पूछा गया। देखिए उत्पाद को किसी अन्य वस्तु में सुरक्षा से रखा जाना पैकेजिंग कहलाता है। पैकेजिंग के निम्न उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, तो उत्पाद का हम लोग किसी दूसरे वस्तु में सुरक्षित रूप से अगर रखना हो क्या कहलाता है, पैकेजिंग कहलाता है। देखिए तो पहला उद्देश्य क्या है पैकेजिंग का, सुरक्षा। तो उत्पाद की पूर्ण सुरक्षा करना पैकेजिंग का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, तो पैकेजिंग का पहला उद्देश्य क्या होता है, उत्पाद की सुरक्षा करना। जो हम लोग प्रोडक्ट बनाए हैं वो प्रोडक्ट उपभोक्ता तक पहुंचने तक एकदम सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है, तो पहला उद्देश्य क्या हो गया, सुरक्षा। दूसरा है आकर्षण, यानी पैकेजिंग के द्वारा उत्पाद के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो पैकेजिंग इस प्रकार से किया जाता है कि जो उपभोक्ता है, कस्टमर है, वो देख के ही उसके मन में उस प्रोडक्ट के प्रति इच्छा जाहिर हो कि वो उस प्रोडक्ट को खरीद ले। ठीक है, तो एक आकर्षण भी जो पैकेजिंग का उद्देश्य होता है। अगला उद्देश्य लिख सकते हैं हम लोग वितरण में सुविधा। ठीक है, तो पैकेजिंग के द्वारा उत्पाद को लाने या ले जाने में सुविधा प्रदान की जाती है। जब कोई भी उत्पाद को पैक कर लिया जाता है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में और कहीं से लाने में भी उसको सुविधा होती है। इस प्रकार की पैकेजिंग की जाती है। तो तीसरा पॉइंट हम लोगों का क्या हो गया, वितरण में सुविधा। ये अगला प्रश्न है कि तकनीकों के चयन में क्या कठिनाई है। तकनीकों के चयन में देखिए तकनीकों के चयन में निम्न कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। तो पहला क्या है, तकनीक की लागत। देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी का हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो उससे पहले हम लोग को बहुत सारी चीज़ों पर विचार कर लेना पड़ता है
और वही चीज़ें क्या है, ये कठिनाइयों के रूप में आती है। देखिए पहला क्या है, तकनीक की लागत। नई नई प्रौद्योगिकी खर्चीली होती है जिसके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो तकनीक की लागत है वो एक सबसे अहम कठिनाई है बोला जा सकता है, क्योंकि अगर हम लोग कोई नई प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अधिक पूंजी हम लोगों को खर्च करनी पड़ेगी, उसकी लागत बहुत अधिक आएगी। ठीक है, तो पहली होगी तकनीकी लागत। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कि तकनीकी ज्ञान का अभाव। ठीक है, विकासशील देशों में तकनीकी शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण ज्ञान के अभाव में विकसित देशों की जो तकनीक का प्रयोग है वो हम लोग करने में कठिनाई हम लोग को उत्पन्न होती है। तो तकनीकी ज्ञान का अभाव भी जो है वो तकनीकी चयन में कठिनाई उत्पन्न करती है। हम लोग कोई ऐसा टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं जिसके बारे में हमें ज्ञान ही नहीं है, हमारे जो कर्मचारियों को उसके नॉलेज ही नहीं है, तकनीकी ज्ञान ही नहीं है, तो उसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया तकनीकी ज्ञान का अभाव। देखिए अगला बिंदु है हम लोग का रूढ़िवादिता। प्राय नई नई प्रौद्योगिकी का समाज द्वारा विरोध किया जाता है क्योंकि परंपरागत मूल्य एवं रीति रिवाज नए तकनीक का अनुकूल नहीं होते। ठीक है, जो नए टेक्नोलॉजी आते हैं हमेशा कुछ नयापन का हमेशा विरोध होता है रूढ़िवादियों के द्वारा, क्योंकि वो जो हमारी नई तकनीक होती है वो परंपरागत मूल्यों या फिर रीति रिवाजों के अनुकूल नहीं होती, जिसके कारण उसको विरोध का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया हम लोगों का रूढ़िवादिता। अगला प्रश्न है, देखिए अल्पकालीन वित्त की क्या आवश्यकता है। शॉर्ट टर्म जो लोन होता है उसका क्या ज़रूरत है पूछा गया है। तो अल्पकालीन वित्त से आशय उन ऋणों से है जो एक संस्था में अल्पकाल के लिए रखी जाती है। अल्पकालीन वित्त के निम्न स्रोत या आवश्यकताएं। ठीक है, तो अल्पकालीन वित्त किसको बोलेंगे, जो अल्पकाल के लिए मतलब 1 साल के अंतर्गत के लिए जो रखी जाती है। देखिए तो पहला हो गया अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो संस्था की अनेक प्रकार की अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अल्पकालीन ऋण या वित्त की आवश्यकता होती है। तो संस्था की जो अल्पकालीन आवश्यकताएं हैं, जो 1 साल के अंतर्गत की आवश्यकताएं हैं, उनकी बहुत सारी पूर्ति के लिए हमें अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता होती है, जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि तरलता बनाए रखने में, लिक्विडिटी बनाए रखने में। तो व्यवसाय में तरलता की एक उचित मात्रा बनाए रखने के लिए भी अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता होती है। व्यवसाय में हम लोग की लिक्विडिटी बने रहे, तरलता बने रहे, तो इसके लिए भी हमें अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, देखिए अगला बिंदु है कि उत्पाद को बिक्री तक रखने में, यदि ऐसे उत्पाद को उत्पादन किया जाता है जिनका विक्रय किसी खास समय या फिर मौसम में ही होता है, तो उस समय तक उत्पाद को रखने के लिए अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यदि हम लोगों का प्रोडक्ट ऐसा है जिसका सेल जो है कि एक फिक्स मौसम में ही होगा, एक किसी खास समय में ही होता है, तो उस समय तक उत्पाद को संस्था में रखना अच्छी तरह से स्टोर करके, तो उसके लिए भी हमें अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये रहे ईटीपी का जो सेट 1 का जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, उन सभी को हम लोग देख चुके हैं। अगर बच्चों का कमेंट आता है कि सर आगे भी वीडियो आप ईटीपी का अपलोड कीजिए, तो मैं आगे ईटीपी का वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए आप लोग हमारे चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जितने भी हमारे नोटिफिकेशन हैं आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आया तो। ठीक है, तो आगे की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।